Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sahensa Rajkumar and I am going to tell you about the chapter of The Soldier. So let us start about the poem of Soldier. तो हम सभी जानते हैं कि सोल्जर का मतलब ही होता है सैनिक। सैनिक का अर्थ हम सभी जानते हैं कि जो सैनिक अगर हमारे जो बॉर्डर है उस पर अगर पहरा देता है तो हम लोग चैन के नींद जो है सो पाते हैं। तो ये आपका जो है 12th का आउट ऑफ 100 मार्क्स में पोएट्री सेक्शन का जो है ये द सोल्जर एक चैप्टर आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस द सोल्जर जो है ये चैप्टर, इसको जो रचना करने वाले व्यक्ति, कंपोज करने वाले जो हैं वो है रूपर्ट ब्रूक जी। और इनका जन्म जो हुआ था बॉर्न ऑन 3 अगस्त 1887। इनका जो जन्म हुआ था वो 3 अगस्त 1887 को हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था डेट ऑन 23 अप्रैल 1915 को इनका जो है सो मृत्यु हुआ था। ही वॉज ए वार पोएट। ये रूपर्ट ब्रूक जी जो है एक युद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं और इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन अर्ली फेज ऑफ WW1। जो इंस्पायर्ड किए थे अर्थात अपने देश भक्ति के जो भावना है उसको आगे बढ़ाने का जो काम किए थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जब शुरुआती दौर था अर्ली फेज में ही इन्होंने अपने देश की जो भावना है उसको जागृत किया, आगे बढ़ाया। फिर आगे चलते हैं। बॉर्न इन इंग्लैंड, और इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था एंड डेड इन एजियन सी ऑफ द आइलैंड स्काइरस। इनका जो मृत्यु हुआ था वो एजियन सी के बगल में एक आइलैंड छोटा सा पड़ता है, उस आइलैंड जो है स्काइरस जगह पर इनका जो है सो मृत्यु हो गया था। फिर आगे चलते हैं। रीजन सेप्सिस के दूसरे फॉर्म में जानेंगे हम जो ब्लड पॉइजनिंग, रक्त विषाक्तता के नाम से जानते हैं। जो इनको जब ये जा रहे थे तुर्की अभियान के लिए तो ये नेवी के जवान थे और हम सभी जानते हैं कि ये पूरा दुनिया में 3 प्रकार के सैनिक होते हैं, एक थल सेना, एक वायु सेना और एक जल सेना। तो ये जल सेना में थे अर्थात ये एक नेवी के जवान थे और ये तुर्की अभियान के लिए जाते रहते हैं। तो उसी बीच में इनको होता यही है कि एक समुद्री कीड़ा के इंसेक्ट करने से इनके शरीर में ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है, जिसके कारण इनका जो है रक्त विषाक्तता के कारण इनका जो है से मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होता है स्काइरस जगह पर जो कि एजियन सी के बगल में एक छोटा सा आइलैंड है। फिर आगे चलते हैं। W.B. Yeats describes him as the handsomest young man in England। यह विलियम बटलर ईस्ट जी जो है ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट एक जो है ये कवि है और इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं ये रूपर्ट ब्रूक के बारे में। जो इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो ये सबसे सुंदर गिने चुने में ये काफ़ी हैंडसमिस्ट, जब आपको डिग्री का मैं क्लास दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हैंडसमिस्ट जो है ये सबसे हैंडसमिस्ट काफ़ी सुंदर व्यक्ति में ये गिने चुने जाते थे। रिटेन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914, ये जो है लिखा गया है ये 1914 के समय में ये लिखा गया था, नवंबर दिसंबर के महीने में लिखा गया था। ओनली ए फ्यू मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब आउटब्रेक हो रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध का, उसी समय जो है से ये लिखा गया था। और ये समझ लीजिए
उस जमाने में जो शायरी शायरानों की दुनिया में किसी को भी जोश से भर दिया करता था। उस समय जो है आपके जो शायरी के मशहूर जो है सो कलाकार आपको मिर्जा गालिब जी, ये लोग हुआ करते थे। और जब भी जरूरत पड़ता था तो इनको पैसा से नहीं, कोई भी सैनिक को जो पूरा जोश भर देने का काम शायरी शायरानों की दुनिया में किया करते थे। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय 69 देश शामिल हुआ था, 69 कंट्रीज। तो और वो जो है सो दो जो है भाग में बटा था। और उसी भाग में जो है जो रूपर्ट ब्रुक जी के जो है बहुत सारे जो है सो मित्र लोग जो थे वो भी जो है सो थल सेना के जवान थे। और जब युद्ध जब स्टार्टिंग हुआ था उसी अर्ली फेज में ही तो उस होने वाला था जब युद्ध, उसी समय जो है बहुत सारे जो है से टैंक जो होता है जो बम बारूद का वो सब जो है सो सोल्जर लोग लेकर जा रहे थे। तो उसी रास्ते में जो है मिर्जा गालिब जी जो है रोड के किनारे बैठे हुए थे और उनका काफ़ी तबीयत खराब था। तो सैनिक ने क्या किया, उसको जो है सो देखा तो मिर्जा गालिब को, तो वो जो है सो रोक लिया अपना गाड़ी को और मिर्जा गालिब से बात करने के लिए वो जाता है और कहता क्या ये तो मिर्जा गालिब जी है। और जब उनसे थोड़ा देर बात होता है तो फिर सैनिक कहते हैं जो आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, सो आपका इतना तबीयत खराब रहता है। तो मिर्जा गालिब जी कहें जो किस कम वक्त के पास इतना वक्त है कि वो दवा खाए, इसके जगह पर 2 घूंट क्यों न पी लिया जाए। तो हमेशा वो शराबी की दुनिया में रहते थे और एक से बढ़कर एक वो शायरी शायरानों की दुनिया में देखते मात्र मूवमेंट को देख करके अच्छे अच्छे शायरी जो है वो डिस्क्राइब कर देते थे, निकाल देते थे, वर्णन करते थे। तो वही बात हुआ, कुछ ही देर के बाद वो सोल्जर से कहते हैं जो जरा मुझे 1 रुपया का सिक्का आप देंगे। तो वो सोल्जर कहता है कि अगर मैं आपको 1 रुपया का सिक्का दूंगा तो आप जो है इस पैसे का जो है सो आप शराब पी जाएंगे, इसलिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो वो कहता मुझे इस धरती माँ की कसम खा के कहता हूँ जो मैं इस पैसे से मैं शराब नहीं पीऊँगा, मुझे थोड़ा देर के लिए दिया जाए। तो उसको फिर वो सोल्जर 1 रुपया का सिक्का देता है और वह युद्ध भूमि में जो है जाता है। मिर्जा गालिब जी जाते हैं और पूरे वो अपने सैनिक को जोश भरने के लिए कहते हैं ऐ मेरे जवानों, ऐ बाबू मुसायर जरा मेरी ओर देखो, ऐ बाबू मुसायर जरा मेरी ओर देखो कि रहनुमाओं के अदा पे फिदा है ये दुनिया, बहकती हुई दुनिया को संभालो मेरे यारो। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं है, जरा सिक्के तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। बस यही जो है कहते हैं, क्योंकि ये शायरी शायरानों की दुनिया में इनका कहने का अर्थ ये था जो आप चाहेंगे एक बार में जी जान लगा करके तो आपका जो पासा पलट सकता है, क्योंकि एक ही सिक्का के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल ऑफ ए क्वाइन। या तो आपका जीत होगा नहीं तो हार होगा। इसमें पूरा जो है आप जी जान लगा दो। उनका शायरी शायराना की दुनिया का कहने का मतलब यही था। और उसी समय जो है यह जो है चैप्टर को जो है ये पोएम को लिखा गया था। तो चलते हैं मेरे दोस्तों अगले कदम की ओर, क्योंकि मुझे समय इजाज़त नहीं देता है और कहता है शहंशाह तुम थोड़ा आगे बढ़ो। तो मेरे जवानों अब चलते हैं थीम ऑफ द पोएम, कविता का विषय जो क्या है, कविता का विषय थीम क्या है, इसके तरफ हम चलते हैं। क्या कहते हैं कवि, कहते हैं द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज ऑडियंस। यो स्पीकर जो है वह सूचना देते हैं, सूचित करते हैं किसको, तो ऑडियंस को। ऑडियंस कोई भी हो सकता है। यदि आप मुझको सुन रहे हैं या मेरी बातों को आप सुन रहे हैं तो आप मेरे ऑडियंस हो सकते हैं। यहाँ कभी अगर कुछ कह रहा है तो ऑडियंस जो है आप भी हो सकते हैं, ऑडियंस हम भी हो सकते हैं। जो भी श्रोता होगा वो ऑडियंस कहलाएगा। तो यहाँ जो कवि जो है इन्फॉर्म्स करते हैं किसको, ऑडियंस को, व्हाट टू थिंक आफ्टर हिज डेथ।
कि क्या सोचना है कि एक सोल्जर की मृत्यु हो जाए तो हमें क्या सोचना है। तो आप और हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे देश में अगर युद्ध की स्थिति बनता है तो वो नेताओं के कारण बनता है। कोई भी नेता हो उसी के कारण जो है सो युद्ध का स्थिति बनता है। और जब भी युद्ध का जब स्थिति बनता है तो उस समय अपने आप को आगे बढ़ चढ़ करके या किसी के देश के जो है से कुछ पोर्शन को या किसी भी भाग को वह जैसे हड़पने का जब कोशिश करता है तो उसी समय दो देशों के बीच जो है से युद्ध होने की संभावना बन जाता है। और जिस समय युद्ध होने वाला रहता है उस समय में नेता लोग तो अपने ऑफिस में बैठ करके वो तमाशा देखते हैं और कुर्बानी जो होने वाले व्यक्ति होते हैं वो सोल्जर होते हैं जो अपना जो है सर वहाँ पर जान गंवा बैठता है। आप उससे पूछिए जिनका पुत्र युद्ध स्थल में हो और युद्ध होने की संभावना 99% हो चुका हो, उस समय आप देख लीजिए वहाँ का कैसा माहौल होगा। बस अगर युद्ध हो गया तो उसके बाद आप देखिएगा जब किसी सोल्जर का जिस समय युद्ध होता है और युद्ध के दौरान किसी सोल्जर का यदि मृत्यु हो जाए, उसका शहीद हो जाए, तो उस समय यही होगा जो उसके डेथ बॉडी को एक बक्सा में बंद करके लाएगा और गांव समाज के सामने जो उनके जो बटालियन के लोग होंगे वो सब आएंगे, एक दिन के लिए बंदूक से सलामी देंगे और कल होकर के एक दिन जो है सो आपका जो है से अखबार में उसका पिक्चर जो है छप जाएगा। बस उतना ही देर के लिए जो है सो उसको याद किया जाएगा। फिर उसको जो उस परिवार को या उसको कोई याद करने वाला कोई दुनिया में नहीं होगा। लेकिन उसी में अगर किसी हीरोनी का या हीरो का अगर डेथ हो जाए या लीडर का डेथ हो जाए तो वो बार बार उसका जन्म मृत्यु कब कब जो उसका जो बर्थडे होगा बर्थडे पार्टी मनाया जाएगा और जो है सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को टीवी पर जो है वो दिखाया जाएगा। लेकिन एक सोल्जर का जब मृत्यु होता है तो उसको अगले वर्ष जो है जब उसका देहांत जिस दिन हुआ वो चाहे उसका जो जन्मदिन होता है कोई मनाने वाला नहीं होता है। तो ये हमारे देश का जो है ये रणनीति है और इसको रणनीति बुझिए या राजनीति बुझिए या मनसा बुझिए। तो यही है स्पीकर जो है अपने ऑडियंस को सूचित करते हैं कि क्या होगा, कि सोचो कि क्या होगा जब एक सोल्जर की मृत्यु हो जाए। तो ये कहते हैं कवि, he tells them only to consider that a portion of some foreign field will be forever England as a result of his death। इसका कहने का मतलब अर्थात कवि का कहने का मतलब ये है कि यदि एक सोल्जर की मृत्यु या उसका डेथ अगर किसी विदेशी सरजमी पर हो जाए तो जिस सरजमी पर वह विदेशी सरजमी पर उसका डेथ होगा, यदि उसी सरजमी पर उसे ब्यूरीड अगर कर देते हैं, दफना देते हैं, तो सदा के लिए वो इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड के द्वारा तराशा गया, उसका पूरा बॉडी जो है अभी विदेशी सरजमी पर है। तो यही कवि कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आफ्टर ही डाइज द सोल्जर विल गो टू ए पीसफुल इंग्लिश हेवन। अगर उस डेथ बॉडी को उस सरजमी पर जो विदेशी सरजमी पर जो डेथ किया है, यदि वहाँ अगर उसको दफना देते हैं तो जितनी उसमें मन की जो उसका जो बुराइयां होगा वो पूरा का पूरा वो जो है माफ़ हो जाएगा और वह एक इंग्लिश हेवन में, वह एक स्वर्ग में जो है, जो अंग्रेजी जो है स्वर्ग जिसको बोलते हैं, वहाँ वो शांतिपूर्ण रूप से वह विलीन हो जाएगा। तो यही कवि का कहने का ये मतलब है। अब चलते हैं आपको पोयम की तरफ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं मेरे जवानों पोयम की तरफ। तो पोयम क्या कहता है जरा गौर से देखते हैं। कहता द सोल्जर हैज बीन कंपोज बाय रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर के जो रचनाकार है वह रूपर्ट ब्रुक जी हैं।
इट इज ए गुड सोनेट विच इज फुल ऑफ पैट्रोटिज्म। यह एक 14 पंक्तियों की अच्छी कविता है जो कि पूरा क्या पूरा ये देशभक्ति से भरा पड़ा है। फिर आगे क्या कहता है? कहता है हियर द पोएट एक्सप्रेसेज हिज फीलिंग्स ऑन हिज कंट्री। यहाँ कवि अपने देश के प्रति भावना को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे यदि आप जिस देश में रहते हो, अगर मैं इंडियन हूँ तो हमेशा मैं अपने देश के प्रति जो है सो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं लोगों को। और दूसरे कंट्री के जो लोग अगर हमसे अगर मिलते हैं तो अपने देश के बारे में, अपने गांव समाज के बारे में जो अच्छाई है उन सारी वार्तालाप के द्वारा एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ कभी भी अपनी भावना को अपने देश के प्रति जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? ही इज ए यंग वॉरियर या सोल्जर बट ही डिसलाइक्स क्वारलिंग। यहाँ जो है कवि जो है सो एक युवा सैनिक है, लेकिन वो युद्ध को जो है या झगड़ा को वो पसंद नहीं करते हैं। वैसे हर एक सैनिक जो सोल्जर होते हैं वो युद्ध के बारे में हमेशा यदि सोचते हैं तो उनका दिल जो है से घबराने लगता है और वह हमेशा चाहते हैं कि युद्ध न हो। क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में सैनिक का जो है मृत्यु होता है, किसी नेता का नहीं होता है। और जब भी युद्ध होता है तो युद्ध होने का मेन कारण वो लीडर के कारण होता है, जो किसी न किसी नुक्सा को दूसरे कंट्री के प्रति फंसा देना, चाहे दूसरे कंट्री वाला कोई तीसरे कंट्री वाला को फंसा देना और फिर जो है युद्ध का जो संभावना बना देना, जिसके कारण युद्ध जब स्टार्ट होता है तो उसमें सैनिक की मृत्यु होता है, कोई नेता का मृत्यु नहीं होता है। यह एक जवान सैनिक है लेकिन ये युद्ध को पसंद नहीं करते हैं। फिर आगे क्या कहता है थोड़ा देखते हैं। कहते हैं द पोएट इज ए यंग सोल्जर एंड ही गोज इन द वार। कवि एक जवान सैनिक है और वह युद्ध में जाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? ही थिंक्स, वह सोचते हैं, इफ ही डाइज इन ए फॉरेन लैंड एंड हिज बॉडी इज ब्यूरिड देयर देन इट विल बी ऑल्सो द प्लेस ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। वो सोचते हैं कि मैं विदेशी सरजमी पर मरूं और जो मेरा डेथ बॉडी जो होगा उसको विदेशी सरजमी पर ही दफना दिया जाए तो वह जो है स्थान सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। वह ऐसा क्यों कहते हैं तो हम अगला पंक्ति में देखते हैं जो ऐसा वो क्यों कहे। तो चलते हैं अगले पंक्ति की तरफ। कहते हैं ही थिंक्स सो बिकॉज हिज बॉडी ऑफ इंग्लैंड इज देयर। वह सोचते हैं और वह इसलिए कहते हैं कि उनका जो इंग्लैंड का शरीर जो है, बॉडी जो है, अभी विदेशी सरजमी पर है और उनका जो शरीर जो है तराशा गया है, उसका अपना मातृभूमि जो इंग्लैंड के द्वारा तराशा गया है वह शरीर जो है अभी विदेशी सरजमी पर है। इसलिए कभी कहते हैं कि यदि मैं मरूं तो मैं विदेशी सरजमी पर मैं मरना चाहता हूं और जितना दूर मेरा डेथ बॉडी जो है यदि उस विदेशी सरजमी पर ब्यूरिड किया जाएगा उतना दूर का जो है स्थान जो मेरा डेथ बॉडी छेकेगा वह सदा के लिए वह इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की धरती ने मुझे तराशा है। फिर अगला पंक्ति क्या कहता है? कहता है ही प्रेसेज, वह प्रशंसा करते हैं इंग्लैंड, मतलब अपने इंग्लैंड के बारे में, एंड एवरीथिंग ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के बारे में वह प्रशंसा करते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि हिज कंट्री
ही इज गिवन हिम बर्थ, जो उनको जो है उनका देश ने उसे जन्म दिया है, मेड ही मैच्योर, और उनको जो है वह उनके देश के सरजमी ने उसे परिपक्व भी बनाया है। इट हैज गिवन हिम फ्लावर्स टू लव, और उनको जो वहाँ फूल जो दिया गया था वो एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे के बीच जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, न कि कोई झगड़ा करने के लिए। फिर आगे क्या कहते हैं, ही वांट्स दैट देयर शुड नॉट बी क्वारलिंग एनीवेयर, जो वो चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में कहीं भी किसी भी सोल्जर के साथ, किसी भी दो सोल्जर के बीच में जो है युद्ध ना हो। अर्थात दो सोल्जर कहने का मतलब जो दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो दोनों देश के जो सैनिक होते हैं उन दोनों के बीच में जो है युद्ध का संभावना होता है, तो वह किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं होना चाहिए। फिर अगला पंक्ति क्या कहता है, तो चलते हैं। कहते हैं एनीबॉडी मस्ट नॉट हैव इविल्स इन हिज माइंड। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की बुराइयां ना हो। जब किसी व्यक्ति के मन में जब किसी के प्रति अगर बुरा भावना आ जाता है तो उस समय बात बिगड़ जाता है। अर्थात जो भी बात बिगड़ने का कारण होता है या बनने का कारण होता है वह मन पर ही डिपेंड होता है। अर्थात मन की आंखों से प्रभु का दीदार कर, मन की आंखों से प्रभु का दीदार कर, पल भर के लिए अंधेरा है, सुबह होने का इंतजार कर। क्या रखा है बैर जिंदगी में यारो, ये छोटी सी जिंदगी है, इसलिए शहंशाह कहता है कि तू हर दिलों से प्यार कर, हर दिलों से प्यार कर। तो फिर आगे चलते हैं, तो क्या कहते हैं, हिज हार्ट begins to beat to think about the war and he likes to live in a peaceful country। युद्ध के बारे में कवि को सोचकर उनका जो हार्ट जो है, दिल जो है धड़कने लगता है एवं वे शांतिपूर्ण देश में रहना चाहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, ही डज नॉट लाइक द वार बिटवीन टू कंट्रीज। कहते हैं कवि जो किसी भी दो देशों के बीच जो युद्ध होता है, मैं उस युद्ध को मैं पसंद नहीं करता हूं, और दो देशों के बीच जो है युद्ध नहीं होनी चाहिए, उसको आपस में तालमेल बना करके युद्ध की संभावना को खत्म कर देना चाहिए, ये कवि कहते हैं। फिर आगे क्या होता है, कहते हैं ही थिंक्स इफ देयर इज नो वार इन एनी कंट्री देन इट विल बी लाइक हेवन। कहते हैं जो यदि कोई दो देशों के बीच में युद्ध ना हो तो वो दोनों देश जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जब युद्ध का संभावना न हो तो उसी वक्त जो है जो देश जो होगा वह दोनों देश वो आपस में मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छा ही सोचेगा, और जो फैक्ट बात है उसको देखते हुए दोनों अपना अपना खुशी का वो इजहार करेंगे। तो यही होता है, इसी से रिलेटेड आप जो है अपने गांव समाज से लेकर के घर के अगल बगल पड़ोसी वो हर व्यक्ति के बीच जो है आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, अगला पंक्ति क्या कहता है, ही इज प्राउड ऑफ इंग्लैंड एंड द जेंटलेस ऑफ हिज कंट्रीमैन। वे जो है वे कौन, तो कवि जो है से अपने देशवासी के सजनता पर जो है सो गर्व करते हैं। कवि अपने देश के जो रहने वाले व्यक्ति हैं तथा उनमें जो सजनता है उनको देखकर या उनको सोच कर वो गर्व करते हैं, अपने कंट्री के प्रति उनको प्राउड फील होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि द पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रेट लव
फॉर हिज कंट्री। कवि जो है अपनी महान जो भावना को जो अपने देश के प्रति जो है प्यार का जो है अभिव्यक्त करते हैं, अपने देश के प्रति जो प्यार का जो है इजहार करते हैं, अर्थात अपने देश के प्रति जो अच्छाई है उनको एक कविता के माध्यम से हम सभी के सामने बताते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं दिस पोएम इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। यह कविता जो है पूरा देशभक्ति से भरा पड़ा है, अर्थात भरा नहीं भावों से जो जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें शहंशाह के प्रति प्यार नहीं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूले। यदि आपको मेरा वीडियो समझने में थोड़ा भी कठिनाई हुई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।